नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपके सामने गणित विषय के साथ में उपस्थित रहा हूं और आगे भी रहूंगा दोस्तों। तो बात कर रहे थे दोस्तों, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने 2 वीडियो बनाए थे पटवारी के पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पटवारी का जो 2016 का पेपर हुआ था उसमें हमने पार्ट 1 में 10 प्रश्न देखे और पार्ट 2 में भी 10 प्रश्न देखे। आज दोस्तों उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे पटवारी पार्ट 3 की। बात करेंगे दोस्तों पटवारी पार्ट 3 के बारे में। देखेंगे दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और कैसे उसे अटेम्प्ट करना था दोस्तों। तो बात करेंगे, इससे सहायता मिलेगी दोस्तों आगे जाके अपनी तैयारी करने में और भी अच्छी सुचारू ढंग से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों अपने प्रश्न की और किस प्रकार प्रश्न आए थे दोस्तों पटवारी में। देखते हैं। देखो दोस्तों, बात हमने 20 प्रश्न की कर ली थी। आज प्रश्न देखेंगे 21वें प्रश्न में क्या है दोस्तों। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है, तो इसे 5 घंटे में पूरी करने को कार की गति क्या होगी। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये प्रश्न किसका है। सबसे पहले ये सोचो दोस्तों कि प्रश्न है किसका। प्रश्न किसका है दोस्तों। चाल, दूरी, समय जो चैप्टर है, जो वाला पार्ट है हमारा, उस पार्ट का ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें देखो दे क्या रहा है, एक व्यक्ति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और कितनी देर में पूरी करता है दोस्तों। 6 घंटे में पूरी करता है। यानी मेरे पास में क्या है दोस्तों, चाल है। क्या है दोस्तों, चाल है। कितनी है चाल दोस्तों, 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी है दोस्तों, 45 किलोमीटर पर आवर। बात कर रहा है टाइम, यानी मेरे पास समय भी है। समय कितना है दोस्तों, 6 घंटे। समय कितना है दोस्तों, 6 घंटे। बोल रहा है चाल दे रखी है, समय दे रखा है और बोल रहा है इसे 5 घंटे में पूरी करने के लिए कार की गति क्या होगी। यानी दूरी क्या है दोस्तों, फिक्स है। दूरी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पहले दूरी थी वही अब दूरी है। तो देखो दोस्तों, चाल मेरे पास है, समय मेरे पास है। मैं इससे दूरी निकाल सकता हूं क्या, आराम से निकाल सकता हूं। कैसे, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय। तो यहां से कितना क्या आ जाएगा, 45 गुणा 6। क्या आ जाएगा, 45 गुणा 6। तो दूरी क्या हो गई मेरे पास, 45 गुणा 6 मेरे पास में दूरी मुझे मिल गई। अब बात कर रहा हूं, यदि वह इसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी, यानी उसकी गति क्या होगी। तो वही चीज निकालनी है। निकालना क्या है, चाल निकालनी है। चाल के लिए क्या करूंगा दोस्तों, दूरी बटा समय। चाल के लिए क्या करूंगा दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये क्या हो गया दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब दूरी मेरे पास कितनी है दोस्तों, 45 गुणा 6। और समय कितना है दोस्तों, 5 घंटे में निकालना है ना। देखो 5 घंटे के बारे में बात कर रहा है, 5 घंटे के बारे में। तो 5 घंटे में निकालूंगा तो समय की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये 9 बार कैंसिल हो गया। 9 छिंग 54 किलोमीटर पर आवर। क्या मिल रहा है दोस्तों, कार की गति मुझे क्या मिल रही है, 54 किलोमीटर प्रति आवर। देखो कार की गति क्या मिल रही है, 54 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब कहना क्या चाह रहा था, प्रश्न कहना क्या चाह रहा था कि एक कोई दूरी है, एक कोई मंजिल है जहां पर कोई बंदा अपनी कार से पहुंचना चाहता है। तो यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो उसे 6 घंटे लगेंगे। और वो कह रहा है कि उतनी ही दूरी में यदि वह 5 घंटे से पहुंचना चाहे, यानी 5 घंटे में पहुंचना चाहे, तो उसे कितनी चाल से अपनी चाल कार को चलाना होगा दोस्तों। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चाल बराबर क्या दे रखा है, 45 किलोमीटर प्रति आवर और समय बराबर 6 घंटे। दूरी क्या दे रखी है, चाल गुणा समय। तो देखो चाल रखी मैंने 45, समय लिखा 6, तो मेरी दूरी क्या मिल गई, 45 गुणा 6। अब बात करूं दोस्तों, चाल निकालने के लिए क्या करूंगा, दूरी बटा समय। देखो दोस्तों दूरी के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब दूरी क्या है, फिक्स है। तो दूरी की जगह मैंने लिख दिया 45 गुणा 6 और समय कितना, 5 घंटे में पूछ रहा है। कैंसिल आउट किया, क्या मिल गया,
54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो दोस्तों यही मेरा आंसर हो जाएगा, कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इजी सा क्वेश्चन था, बस देखना था और सॉल्व करना था दोस्तों। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो यदि आपको थोड़ी सी भी इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करो दोस्तों, और ध्यान रखो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल है। देखो दोस्तों एक बंदा है, उसका घर है, ये क्या है, उसका घर है, और ये क्या है, उसका दफ्तर। क्या है दोस्तों, दफ्तर। ये तो उसका घर है और ये उसका दफ्तर है। क्या कर रहा है, जाते समय 4 किलोमीटर पर हावर, 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से जा रहा है, और आते समय 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से आ रहा है दोस्तों। देखो घर से दफ्तर जा रहा है और दफ्तर से घर आ रहा है, यानी दूरी क्या है, दूरी बराबर है। दूरी क्या है दोस्तों, बराबर है। और जब दूरी बराबर होती है और औसत चाल मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों। औसत चाल बराबर क्या होता है, यदि मैं दो चाल मानूं, इसको मानूं S1 स्पीड 1 और इसको मानता हूं स्पीड 2, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखना 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। क्या होता है दोस्तों, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसका मतलब क्या है, मेरे पास S1 है S2 है, आराम से औसत चाल निकाल सकता हूं दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये फॉर्मूला कहां से आया, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किया या फिर कैसे इसको प्रूफ किया। अभी देखो सिर्फ 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब देखो S1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, और S2 की वैल्यू कितनी है, 16 बटा 4 प्लस 16। तो यहां से क्या मिल गया दोस्तों, यहां से मिल गया 2 गुणा 4 गुणा 16 बटा 4 प्लस 16 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। 2 से कैंसिल हुआ 20 कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। क्या मिल गया दोस्तों, 16 चौकू 64 बटा 10। तो यहां से क्या मिला, 6.4। क्या मिल गया दोस्तों, 6.4। औसत चाल कितनी आ गई दोस्तों, 6.4। तो देखो करना क्या था, अपने पास में दूरी फिक्स है, एक चाल दी हुई है और दूसरी चाल दी हुई है। एक चाल से वो जा रहा है और दूसरी चाल से आ रहा है दोस्तों, दूरी बराबर है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो यहां से क्या मिल गया, 2 गुणा 4 गुणा 16 बटा 4 प्लस 16। तो यहां से मुझे मिल गया 6.4, यानी उसकी औसत चाल कितनी आ गई, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर होगी। देखो दोस्तों प्रश्न आ चुका है किसका, साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि याद नहीं हो तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर हमेशा क्या होता है दोस्तों, PRT बटा 100। हमेशा याद रखना क्या होता है, PRT बटा 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी साधारण ब्याज, बात करूं दोस्तों साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये हमेशा याद रखना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, T 4 वर्ष का, यानी समय मुझे दे रखा है कितना, 4 वर्ष दे रखा है। समय क्या दे रखा है, 4 वर्ष। और बोल रहा है ब्याज जो है मूलधन का 1/5 है, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट कह दूं या साधारण ब्याज कह दूं, बात एक ही है दोस्तों। साधारण ब्याज क्या है आपके पास में,
मूलधन का 1/5। मूलधन का क्या है दोस्तों? 1/5। यानी यहां से मैं क्या बता सकता हूं कि यदि मेरा मूलधन 5 है, यदि मेरा मूलधन 5 है तो ब्याज कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। क्या बता सकता हूं? मूलधन यदि मेरे पास में क्या है? 5 है तो ब्याज कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। ब्याज कितना होगा? 1 होगा। यहां से बता पा रहा हूं कि मूलधन का 1/5, यानी मैं मूलधन की जगह 5 रखूं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बच गया दोस्तों? 1 बच गया। साधारण ब्याज कितना बच गया? 1 बच गया। इसका मतलब यानी मूलधन को 5 मानूं तो ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? 1। अब देखो दोस्तों, मेरे पास में ब्याज है, मेरे पास मूलधन है, मेरे पास समय है। क्या निकालना है मुझे? दर ही तो निकालनी है। निकालना क्या है दोस्तों? दर। दर आ जाएगी यहां से। कैसे आएगी देखें, फॉर्मूले में रखा ब्याज बराबर 1 और मूलधन कितना है? 5। दर को क्या मान लेता हूं? दर ही लिख लेता हूं क्योंकि निकालनी है। समय कितना है? 4/100। ये 5 चकू 20, 20 से काटूंगा 100 कितनी बार? 5 बार। तो यहां से दर मुझे क्या मिल गई दोस्तों? 5%। क्या मिल गई दोस्तों? 5%। दर कितनी मिल गई दोस्तों? 5% मिल गई। निकाल सकता हूं आराम से। ये बी मेरा आंसर आ गया। दर कितनी? 5%। करना क्या था? कुछ नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और मेरा आंसर मेरे सामने है दोस्तों। करना क्या है? सिर्फ साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बस यही करना था। ब्याज मेरे पास कितना दे रखा है? मूलधन का 1/5। यानी क्या होता है दोस्तों कि मैं मूलधन को 5 मानूं तो मेरा ब्याज कितना मिल जाएगा मुझे? 1। यानी मूलधन 5 रुपए तो ब्याज कितना? 1 रुपए। समय मेरे पास है 4 वर्ष। निकालना क्या था? दर। मैंने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। ब्याज बराबर रखा 1, मूलधन बराबर रखा 5 और समय बराबर रखा 4। सॉल्व करने के बाद में मुझे क्या मिल गया? दर मिल गई। कितनी? 5%। और यही मेरा आंसर। दोस्तों ऐसा लगता है बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही प्रश्न थे। आप चाहें तो कहीं से भी कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। पटवारी 2016 में इसी तरीके के प्रश्न आए थे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के, क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके खेत का क्षेत्रफल है। देखो दोस्तों, बात क्या कर रहा है? वृत्ताकार खेत की बात कर रहा है। और वृत्ताकार खेत के वो कितने चक्कर लगा रहा है? 10 चक्कर लगा रहा है। और उसके बाद में 4.40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उसके खेत का क्षेत्रफल है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने एक ले लेता हूं वृत्त। क्या ले लेता हूं? वृत्त ले लेता हूं। देखो ये वृत्ताकार क्या है? मैदान है। क्या है? वृत्ताकार मैदान। अब देखो दोस्तों, एक व्यक्ति जो इसके चक्कर लगाएगा, इसका मतलब वो चारों तरफ घूमेगा। और चारों तरफ की दूरी कितनी होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि। कितनी होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि। बस यही कारण था मेरा ये चित्र बनाने का, कि आपको समझ में आ जाए कि बात कर रहा है चारों तरफ चक्कर लगाने की। इसका मतलब वृत्त की परिधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वृत्त की परिधि की बात कर रहा है। और पूछ क्या रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? πr²। पता है ना दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और πr² मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है? r की आवश्यकता है। किसकी? r। r यहां पर क्या है दोस्तों? त्रिज्या। क्या है दोस्तों? त्रिज्या। तो देखते हैं, बात कर रहा है 10 चक्कर। 10 चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 4.40 किलोमीटर की। कितनी दूरी? 4.40 किलोमीटर की। यदि मैं पूछूं एक चक्कर में कितनी दूरी होगी? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 4.40/10 किलोमीटर। तो यहां से क्या मिल गया? 0.44 किलोमीटर। देखो दोस्तों, इसको मैं मीटर में चेंज नहीं कर रहा हूं, किलोमीटर में ही निकाल रहा हूं वैल्यू। किलोमीटर में ही क्यों निकाल रहा हूं, ये आपको आगे पता लगेगा कि किलोमीटर में वैल्यू मैंने क्यों निकाली। चलते हैं दोस्तों, एक चक्कर में 0.44 किलोमीटर चल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हो गया? परिधि। अभी मैंने आपको बताया था एक चक्कर का मतलब क्या है दोस्तों? परिधि।
और परिधि क्या होती है 2πr, और 2πr का मान किसके बराबर है 0.44 के बराबर। किसके बराबर 0.44 के बराबर। अब देखें दोस्तों, यहां से निकालूंगा r की वैल्यू कैसे, 2 गुणा 22/7 बराबर r बराबर, देखो पाई की वैल्यू क्या लिख दी 22/7 लिख दी, और इसको क्या लिख दिया 44/100। इस पॉइंट को नीचे लाऊंगा तो 2 0 नीचे आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, ये 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे r की वैल्यू कितनी मिल गई 7/100। r की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों 7/100 मिल गई, यानी मेरे पास में त्रिज्या आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/100 का स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब 2 बार लिख देता हूं। तो देखो दोस्तों क्या मिल गया मुझे, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को गुणा करूंगा 7 से, क्या मिलेगा 154, और नीचे 10,000, क्या मिल जाएगा 10,000। अब देखो ये 0 है, पॉइंट कहां लगा दूंगा, ऊपर लगा दूंगा। तो देखो 4 0 है तो 4 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो यहां से क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल मुझे जो निकालना है वो किस में निकलता है हमेशा, वर्ग में, यानी वर्ग किलोमीटर। माप मैंने शुरू से किलोमीटर में ली है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर मेरा किस में आया किलोमीटर स्क्वायर में। कितना आया 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों आंसर इसमें दे किस में रखा है, देखो दोस्तों हेक्टेयर में दे रखा है। किसमें, हेक्टेयर में, यानी मुझे इस प्रश्न में किलोमीटर से हेक्टेयर में बदलना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना दोस्तों, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों 100 हेक्टेयर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों 100 हेक्टेयर होता है। याद रखना हमेशा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 100 हेक्टेयर होता है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 100 हेक्टेयर। कितना 100 हेक्टेयर। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 100 हेक्टेयर। तो बात करूं 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 से गुणा कर दूंगा, 100 गुणा 0.0154। देखो 2 0 गुणा होगा तो 0.2 अंक इधर सरक जाएगा, तो यहां से मेरा आंसर 1.54 हेक्टेयर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों 1.54 हेक्टेयर। क्या मिल जाएगा 1.54 हेक्टेयर। किया क्या दोस्तों मैंने, सबसे पहले देखें दोस्तों, सबसे पहले क्या किया, 10 चक्कर में 4.40 किलोमीटर चल रहा है, तो एक चक्कर में कितना चलेगा 0.44 किलोमीटर। बात करें परिधि की, तो परिधि किसके बराबर होगी, एक चक्कर के बराबर होगी। तो परिधि बराबर क्या हो गया 2πr बराबर 0.44। यहां से मैंने r का मान निकाला, कितना 7/100। जब मेरे पास में r का मान आ गया तो मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों मेरे पास में 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो याद होना चाहिए 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों 100 हेक्टेयर होता है। जब 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 100 हेक्टेयर तो एक नियम से 0.0154 किलोमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर दूंगा, और यहां पर क्या मिलेगा मुझे 1.54 हेक्टेयर। क्या मिल जाएगा दोस्तों 1.54 हेक्टेयर मिल जाएगा, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बी ऑप्शन मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखो दोस्तों आया होगा समझ में, करना क्या था, बस स्टेप बाय स्टेप चलना था। जो उसने दे रखा है और जो हमें निकालना है, बस स्टेप टू स्टेप चलना था। कहीं भी कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है दोस्तों इस प्रश्न में। अब देखो दोस्तों एक तरीका और बताता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखो
यहाँ देखो बोल रहा है कि 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इन चारों में से जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें पाई का भाग जाएगा, और पाई में क्या होता है दोस्तों, 22/7 होता है। यानी उसमें 22 का भाग जाएगा, या फिर मैं कह दूं उसमें 11 का भाग जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है पूरा पूरा दोस्तों, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो दोस्तों, 11 का भाग जा रहा है क्या, इसमें भी नहीं जा रहा, सिर्फ इसमें जाएगा दोस्तों, और किसी में भी 11 का भाग नहीं जा रहा। तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन दोस्तों हर प्रश्न में वहां पर ऐसा नहीं देगा, हो सकता है कि दोनों ऑप्शनों में 11 का भाग चला जाए। इसलिए हमें बेसिक मेथड भी आना चाहिए कि बेसिक मेथड हमें कैसे सॉल्व करना है। बाकी यदि क्वेश्चन में दिख रहा है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर ये है, तो इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है, तो वर्गाकार आकृति की भुजा होगी। देखो दोस्तों, आ रहा है समझ में, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार है, उसको काट दिया और क्या कर दिया दोस्तों, एक वर्गाकार आकृति बना दी। तो वर्गाकार आकृति की क्या दोस्तों, भुजा क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक बात पता होना चाहिए। बात कर रहा है दोस्तों एक वृत्ताकार आकृति की, किसकी, वृत्ताकार आकृति की, और बात कर रहा है एक वर्गाकार आकृति की, एक वृत्ताकार आकृति की और एक वर्गाकार आकृति की। बोल रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों, 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब देखो ये जो तार था अपना, इसको उसने क्या किया, काट दिया और क्या कर दिया, एक वर्गाकार शेप में चेंज कर दिया, यानी वर्गाकार आकृति में बदल दिया। तो दोस्तों इसमें क्या फिक्स रहेगा, बताओ दोस्तों, इसमें क्या फिक्स रहेगा। मैं बताता हूं, इसमें फिक्स क्या रहेगा, इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो परिधि होगी, जो परिधि होगी वो क्या होगी दोस्तों, तार की लंबाई होगी या नहीं होगी। वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी दोस्तों, तार की लंबाई होगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, इसके परिमाप के बराबर। इसकी जो परिधि होगी वो इसके परिमाप के बराबर होगी। बस यही मुझे पता होना चाहिए कि यदि मैं वृत्ताकार तार को काट रहा है वो, और क्या कर रहा है, वर्ग में चेंज कर रहा है, तो वृत्ताकार तार की जो परिधि है उसके परिमाप के बराबर होगी। यदि ये इसमें आयत में भी चेंज करता, क्या करता, आयत में भी बदलता, तो दोस्तों क्या होता, आयत के परिमाप के बराबर हो जाता। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि परिधि बराबर किसके करनी है, हमको परिमाप के करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी दोस्तों, वर्ग के परिमाप के बराबर। वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी दोस्तों, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो देखो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा भुजा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों बेसिक, कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। यहां से क्या निकालना है, मुझे भुजा निकालना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा क्या है, भुजा ही तो पूछा है, तो निकालना क्या है, भुजा निकालना है। भुजा निकालने के लिए इधर देखो मेरे पास में आर है क्या, बिल्कुल है, कितना 42। तो देखो 2 गुणा पाई का मान रखा 22/7 और आर का मान रखा कितना 42। इधर से क्या रखा 4 गुणा भुजा, क्या रखा दोस्तों 4 गुणा भुजा। किया मैंने दोस्तों, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 42। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 7 से कट गया 42 कितनी बार, 6 बार। 4 से कट गया 2 एक बार, और ये कटेगा 11 बार। तो यहां से भुजा क्या आ गया दोस्तों मेरे पास 66 सेंटीमीटर। क्या आ गई दोस्तों 66 सेंटीमीटर भुजा आ गई, और यही मेरा क्या है आंसर है दोस्तों, कितना
66 सेंटीमीटर। क्या किया, सबसे पहले ये पता होना चाहिए वृत्ताकार तार को काट कर क्या कर रहा है, वो वर्गाकार तार में बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी दोस्तों, वर्ग के परिमाप के बराबर। वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 2 पाई r बराबर 4 गुणा भुजा। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 42 बराबर 4 गुणा भुजा। इसको सॉल्व किया तो भुजा का मान कितना आ गया दोस्तों, 66 सेंटीमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गई तालिका में विभिन्न आयु वर्ग लोगों की जनसंख्या प्रतिशत में दी है। ये जो आयु वर्ग के लोग हैं इनकी जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है दोस्तों। किस आयु वर्ग की अधिकतम जनसंख्या है, पूछ रहा है दोस्तों, किस आयु वर्ग की अधिकतम जनसंख्या है दोस्तों। कैसे करेंगे दोस्तों, पता होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज कितना है दोस्तों, 100। टोटल परसेंटेज कितना है दोस्तों, जोड़ लो कितना आएगा, 100। तो बोल रहा है कि किसकी जनसंख्या अधिकतम है, तो ध्यान रखिए जिसका प्रतिशत अधिक है उसी की तो जनसंख्या अधिकतम होगी। क्या दोस्तों, जिसका प्रतिशत अधिक है उसी की जनसंख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। बोल क्या रहा है, देखो किसका अधिकतम है प्रतिशत, ये 30 है, 17.75 है, 17.25 है, 14.5 है, 14.25 है, 5.12 है, 1.13 है। तो देखो किसकी अधिकतम है, 30%, यानी 15 वर्ष तक जो आयु वर्ग है उसकी जनसंख्या अधिकतम होगी। यानी किस आयु वर्ग की अधिकतम जनसंख्या होगी, 15 वर्ष तक। तो मेरा आंसर मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 15 वर्ष तक। क्या मिलेगा, 15 वर्ष तक। क्या मिलेगा, 15 वर्ष तक आंसर मिलेगा। अब देखो दोस्तों ऑप्शन में 15 वर्ष दिख रहा है क्या, 16 से 25, 36 से 45, 56 से 65 और नन ऑफ दीज। अपने को क्या चाहिए था, 15 वर्ष तक। है क्या कोई ऑप्शन में, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष तक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, नन ऑफ दीज। अब देखो दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, आंसर इसमें तो मुझे क्या मिल गया, नन ऑफ दीज। यदि ऑप्शन में दिया होता, यदि ऑप्शन में ए ऑप्शन में आपका दिया होता 16 से 25, बी ऑप्शन में यदि आपके दिया होता 36 से 45, सी ऑप्शन में दिया है 56 से 65 और डी ऑप्शन में यदि आपके नन ऑफ दीज नहीं देकर आपको वो देता 46 से 55, क्या देता 46 से 55, तो भी मेरा आंसर क्या होता 15 वर्ष तक। लेकिन 15 वर्ष तक कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा है उसी को सेलेक्ट करना है। तो देखो दोस्तों इसके बाद में किसका नंबर आएगा, 17.75, ये सबसे बड़ा है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 1625, 16 से 25। यानी यदि इस एनओटी यानी नन ऑफ दीज की जगह पर 46 से 55 दिया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 1625 हो जाता, 16 से 25 हो जाता। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में एक बार देखें कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहां से समझ में आ गया दोस्तों कि नन ऑफ दीज मेरा आंसर होगा, क्योंकि मेरा आंसर क्या निकल रहा है, 15 वर्ष तक। तो क्या आंसर मिल गया, डी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है दोस्तों पिछले प्रश्न में दी गई सारणी के आधार पर उत्तर दे, प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न को यहां लिख देता हूं दोस्तों, प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। यानी क्या कह रहा है, 25 वर्ष तक के व्यक्तियों का प्रतिशत देखेंगे, कितना प्रतिशत है दोस्तों, 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या। 15 वर्ष तक भी किस में आएंगे, 25 वर्ष के अंदर, और 1625 भी किस में आएंगे,
25 वर्ष के अंदर। तो यहाँ से क्या मिल गया, 30 प्लस 17.75, यानी यहाँ से कितना मिल गया, 47.75%। यानी 100% जो लोग हैं, 100% जो लोग हैं उसमें 25 वर्ष तक के व्यक्तियों का प्रतिशत निकालूं तो कितना आया दोस्तों, 47.75। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 15 वर्ष तक वाले भी तो 25 वर्ष तक में होंगे और 16 से 25 वाले भी 25 के अंदर होंगे। तो दोनों के कंबाइंड क्या होंगे, 25 के अंदर अंदर होंगे। तो 25 के अंदर अंदर वाले संख्या कितनी हो गई, 47.75। ये तो किसमें है दोस्तों, प्रतिशत में है, यानी 100% कुल जनसंख्या है तो 25 तक वाले कितने हैं, 47.75। अब वो बोल क्या रहा है, प्रत्येक 10,000 में, यानी कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 10,000। तो 10,000 का 47.75% निकाल लूंगा। क्या करूंगा, 10,000 का 47.75%। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं। तो यहां से क्या आ गई दोस्तों, संख्या आ गई। 100 को गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 4775। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4775। यानी 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4775 है। कैसे निकाला, आया दोस्तों समझ में। सबसे मैंने प्रतिशत वाले निकाल लिए कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 25 से कम के हैं। तो मुझे यहां से पता लगा कि 47.75% लोग ऐसे हैं जो क्या है, 25 से कम है। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, यदि 100% की बात करें तो कितना आया, 47.75%। लेकिन वो बात कर रहा है 10,000 की, तो 10,000 में क्या आ जाएगा दोस्तों, 47.75/100। तो यहां से क्या मिल गया, 4,775 लोग ऐसे हैं जो 25 से कम है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों क्या आंसर आया इसका, 4,775। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था, थोड़ा समझने वाला प्रश्न था। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 3840 रुपए है, तथा 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 4096 रुपए है। तो ब्याज की दर क्या है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि कोई धन है जो हमें पता नहीं है कि कितना धन है, उस धन पर वो क्या कह रहा है, हमको दर भी पता नहीं है, किसी दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 3840 हो जा रहा है, और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 4096 रुपये हो जा रहा है। निकालना क्या है दोस्तों, दर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था और अब वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये फर्क होता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो फिक्स होता है, यानी मूलधन उसमें हमेशा निश्चित रहता है कि मूलधन जैसे 100 रुपये है तो वो हर साल 100 रुपये ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों कि मूलधन हर साल बदलता रहता है या प्रत्येक किस्त पर बदलता रहता है। यहाँ पर वर्ष के बारे में बात कर रहा है तो क्या होगा, पहले जो मूलधन होगा फिर 1 साल बाद ब्याज कुछ मिलेगा हमें, तो वो ब्याज किस में होगा, मूलधन में ऐड हो जाएगा, और अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या बन जाएगा, पहले वर्ष का मिश्रधन बन जाएगा। तो यहां से मुझे डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि मैं मूलधन 3840 मान लूं तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना आएगा दोस्तों, 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना आएगा दोस्तों, 4096। कितना आएगा दोस्तों, 4096। यानी मूलधन में 3840 मान लो तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4096। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कुछ मूलधन था, जैसे मैंने माना P मूलधन था, 2 वर्ष बाद में मिश्रधन क्या हो गया, 3840 हो गया। तो ध्यान रखिए 2 वर्ष के बाद में जब हम आगे चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो मूलधन कितना है 3840 और 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना है
4096। अब देखो दोस्तों, दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तरीका तो ये कि इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल दूं तो मेरा ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो क्या मिल जाएगा, 4096 माइनस 3840, 4096 माइनस 3840। तो यहां से क्या मिला दोस्तों, 256। कितना मिल गया दोस्तों, 256 मिल गया। यानी मेरा ब्याज मुझे कितना मिल गया दोस्तों, 256 मिल गया। अब ब्याज मुझे 256 मिल गया तो यहां से आराम से दर निकाल सकता हूं। तो 256 बटा 3840 गुणा 100, 256 बटा 3840 गुणा 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। बात करूँ 16 से काटूँ, ये कटा 16 बार और ये कटा 16 दूनी 32, 16 चकू 64। 8 से कटा 2 बार, 8 से कटा 3 बार। क्या आ गया दोस्तों, 20 बटा 3%। तो यहाँ से क्या मिल गया, 6 सही 2 बटा 3%। क्या मिल गया दोस्तों, 6 सही 2 बटा 3%। तो एक तरीका तो मेरा ये था, मैंने ब्याज निकाला और एक वर्ष की बात कर रहा है तो 256 रुपये 3840 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट क्या मिल गया दोस्तों, डायरेक्ट मिल गया 6 सही 2 बटा 3%। दूसरा तरीका देखेंगे दोस्तों कि दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे। बात करें दोस्तों दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका हमारा है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। तो इसी में वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से क्या मिल गया, 4096 मिश्रधन, 3840 मूलधन, 1 प्लस दर कितनी है मुझे निकालनी है, क्या मान लिया, R बटा 100। और समय कितना है दोस्तों, 1। समय कितना है, 1 वर्ष बाद का है ना। तो यहां से आराम से सॉल्व कर सकता हूं। देखो दोस्तों कैसे करूंगा, ये 3840 इधर ले आता हूं, 4096 बटा 3840 बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 1 प्लस R बटा 100। अब देखो दोस्तों एक इधर जुड़ रहा है, इधर आएगा तो घट जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4096 बटा 3840 माइनस 1 बराबर R बटा 100। मिला या नहीं मिला। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, इसको एलसीएम ले लूंगा 3840 और घटाने पे देखो मैंने ले लिया एलसीएम 3840। क्या ले लिया दोस्तों, एलसीएम 3840 ले लिया। देखो क्या मिल गया, 4096 माइनस 3840 बराबर R बटा 100 बराबर क्या मिल गया दोस्तों, R बटा 100। इसको घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 256 बटा 3840 बराबर R बटा 100। तो वही चीज़ है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 16 से कटा 16 बार, 16 से कटा 24 बार, 8 से कटा 2 बार, 8 से कटा 3 बार। इधर गुणा होगा तो R बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 20 बटा 3। यानी R बराबर क्या मिल गया, 6 सही 2 बटा 3%। यानी कैसे भी करूं दोस्तों, क्या मिल रहा है मुझे, दर मेरी कितनी मिल रही है, 6 सही 2 बटा 3%। तो देखो दोस्तों ये तो था मेरा फॉर्मूला बेस, ये था डायरेक्ट 2 लाइन में प्रश्न का आंसर मिल रहा है। देखो दोस्तों 2 लाइन में मात्र, और आप इतना लंबा करते हो तो कहीं ना कहीं आप गणित विषय से दूर हो दोस्तों। आपको जरूरत है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की दोस्तों। तो ध्यान रखिए, हमको वहाँ पर इजी से इजी मेथड, जल्दी से जल्दी आंसर लाना है हमारा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बोल रहा है एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो दोस्तों ये प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का है दोस्तों, किसका है, ऊंचाई एवं दूरी का। थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति के बारे में भी, उसी के आधार पर ये प्रश्न सॉल्व होगा। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा सोचो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर कि कैसे सॉल्व किया।
देखो बोल रहा है कि एक पोल है, क्या है, एक पोल है, उसकी जो समतल धरती पर छाया की लंबाई है पोल की लंबाई की दुगनी है, यानी पोल की लंबाई 1 है तो उसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। यानी पोल की लंबाई 1 है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ये वो कह रहा है कि छाया की लंबाई कितनी है, पोल की लंबाई की दुगनी है। बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी इस एंगल को मुझे निकालना है। ये जो एंगल है इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इस एंगल को यानी इस कोण को मुझे निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन सा होता है दोस्तों, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। और लंब कौन सा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, और नीचे वाली आधार होती है। तो लंब कितना है, 1, और आधार कितना है, 2। लंब कितना है, 1, और आधार कितना है, 2। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1/2। टेन थीटा बराबर 1/2 हो गया। थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो दोस्तों थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन इनवर्स 1/2। लेकिन टेन इनवर्स 1/2 का मान निकालना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। साइंटिफिक कैलकुलेटर में यदि आप मान निकालोगे लगभग 25.5 26 के समथिंग इसका मान आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि इसका मान निकालने से अच्छा है इनके मान निकाल लूँ। तो इनके मान निकालने के लिए क्या करूँगा, टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है दोस्तों, 1/√3। बात करूँ टेन 45 की, टेन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1। कितना होता है, 1। और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान हमेशा दोस्तों होता है कितना, √3। कितना, √3। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेरे पास में टेन 30 का मान है 1/√3, टेन 45 का मान है 1/2 और टेन 60 का मान है √3। इसका मतलब इन तीनों में से कोई मान है क्या, नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1/1 और टेन 60 का मान √3/1। अब देखो दोस्तों डायरेक्ट मन में कैसे सोचना था, बात कर रहा है एक पोल की जो लंबाई है वो उसकी छाया में दुगनी पड़ रही है। यानी लंबाई यदि 1 है तो छाया कितनी है, 2 है। यानी लंब 1 है तो आधार कितना है, 2 है। यानी टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा बराबर कितना है, 1/2 है। और टेन ना तो 30 की वैल्यू 1/2 होती है, टेन 45 की वैल्यू भी 1/2 नहीं होती और टेन 60 की वैल्यू भी 1/2 नहीं होती। तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से क्या मिल गया, नन ऑफ दीज। यानी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें मैं थीटा की वैल्यू बता दूं और आंसर टेन थीटा बराबर 1/2 आ जाए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल है। तो देखो दोस्तों मैदान का मुझे क्षेत्रफल निकालना है और मैदान कैसा है, वर्गाकार है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। ये पता है मुझे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, भुजा की आवश्यकता है। और भुजा इसमें दी है क्या, नहीं दी हुई। लेकिन दिया हुआ क्या है कि उस वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर रहा है। यानी जैसे मैं एक वर्गाकार मैदान बनाता हूं, वर्गाकार मैदान बनाता हूं और ये क्या है, इसका विकर्ण है। ये क्या है, विकर्ण है। यदि मैं भुजा ए मानूं, भुजा ए मानूं तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों, √2a। क्या होता है विकर्ण, √2a। यानी यदि मुझे विकर्ण मिल जाए तो मैं भुजा निकाल सकता हूं दोस्तों। अब विकर्ण के लिए क्या करूंगा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 सेकंड में पार कर रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 सेकंड में पार कर रहा है दोस्तों। यानी दिया हुआ किसमें, सेकंड में।
और इधर किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करूंगा, इसको भी सेकंड में बदल लूंगा। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यदि मैं 6 को गुणा कर दूं 5/18 से, क्या कर दूं 5/18 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना दोस्तों, याद रखना। एक बार बता रहा हूं फिर से कि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से गुणा करते हैं। याद रखना, गुणा करते हैं, ये चीज याद रखना दोस्तों कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहां से मुझे चाल कितनी मिल गई दोस्तों, 5/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी वो बंदा जो क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो 5/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 सेकंड में विकर्ण को पार कर रहा है। यानी एक सेकंड में कितना चल रहा है दोस्तों, 5/3 मीटर। तो बात करूं 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में कितना चलेगा दोस्तों, 5/3 गुणा 3 यानी 5 मीटर। कितना चलेगा दोस्तों, 5 मीटर। 3 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। यानी विकर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। यानी √2a का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो भुजा का मान कितना आ गया, 5/√2, 5/√2। लेकिन मेरे पास भुजा है, निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/√2 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या मिल गया, 25/2 यानी कह दूं 12.5 मीटर स्क्वायर, यानी 12.5 वर्ग मीटर। क्या आ गया, 12.5 वर्ग मीटर। कहाँ है आंसर, डी ऑप्शन। तो करना क्या था, सबसे पहले सेकंड में ये दिया हुआ है तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, चाल जो किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो चाल मेरी कैसे आ जाएगी दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में 6 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से मुझे चाल कितनी मिल गई, 5/3 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, 5/3 मीटर। तो 3 सेकंड में कितनी चलेगा, 5 मीटर। कितनी चलेगा दोस्तों, 5 मीटर चलेगा। और बोल रहा है 3 सेकंड में विकर्ण को पार कर रहा है, यानी 3 सेकंड में चली गई दूरी 5 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मीटर। तो विकर्ण क्या होता है, √2a। किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो भुजा यहां से मुझे क्या मिल गई, 5/√2। जब मेरे पास भुजा है तो मेरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बताओ दोस्तों, 25/2 यानी 12.5 मीटर स्क्वायर। आया दोस्तों समझ में। करना क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और आंसर मेरे सामने है दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो भुजा स्क्वायर, एक होता है विकर्ण का स्क्वायर/2। क्या होता है दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर/2। तो विकर्ण कितना मिला दोस्तों, मुझे 5 मिला ना, तो 25/2। यहां से भी क्या मिल गया दोस्तों, 12.5 मिल गया। इसका मतलब क्या है, कैसे भी आप सॉल्व करो, चाहो तो भुजा निकालो या फिर भुजा नहीं निकालो तो डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर/2 कर दो, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, 12.5 मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, आज के हमारे ये 10 प्रश्न थे। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ में। 30 प्रश्न हमारे पटवारी के हो चुके हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 10 प्रश्न के साथ में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, देखते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और भी मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करवाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, पहले पेपर हो जाए, इसके बाद में आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा और चैप्टर भी लेके आऊँगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र सहपाठियों को फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।